और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं और दो खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। उनका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी के डायरेक्टर शैलेश पाठक सर, और हमारे साथ हैं उद्विग इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजर एलएलपी के फाउंडर और मैनेजिंग पार्टनर सुनीत कुमार माहेश्वरी। माहेश्वरी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पाठक सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पाठक सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। हम सब जानते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है इंडियन इकोनॉमी का की ड्राइवर कहा जाता है, और ये आज से नहीं है, ये अवधारणा हमारी आज़ादी के बाद से भी रही है। शुरुआत में जैसे कि हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं, जो फर्स्ट 5A पॉलिसी थी उसमें थोड़ा सा एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दें तो बाकी में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारा फोकस लगातार धीरे धीरे बढ़ा है। ये जो यात्रा रही है 75 सालों की, और जो ग्रोथ की अपेक्षाएं हमने की थी, उसमें इंफ्रा के क्षेत्र में अभी हमें कहाँ काम करने की जरूरत है सर? जी, मैं सिर्फ दो बातों से प्रारंभ करूंगा। जी सर। कि इतिहास में क्या हुआ और भविष्य के अगले 25 साल में अमृतकाल में क्या हो सकता है। एब्सोल्युटली। तो 1947 से यदि कोई आज आके 2022 में भारत को देखे तो उसे विश्वास नहीं होगा कि हम इतना बदल गए। लेकिन 1947 से लेकर कम से कम 1995-97 तक हमारे अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर में उतनी तब्दीली, उतना परिवर्तन नहीं हुआ था। पिछले 25 साल में वास्तविक रूप से परिवर्तन हुआ है, और मैं दो बिंदुओं पर विशेष रूप से बोलूंगा। एक है कनेक्टिविटी, जो आपकी प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का उल्लेख किया आपने। कनेक्टिविटी ग्रामीण क्षेत्रों में और कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्गों, नेशनल हाईवेज के माध्यम से। दूसरा है टेलीकॉम कनेक्टिविटी। तो जब हम लोग छोटे थे तो जब अमीर लोगों के पास फ़ोन होते थे, गरीबों के पास फ़ोन नहीं होता था। और जो टेलीकॉम कनेक्टिविटी में परिवर्तन आया 1999 के और 2010 के बीच में विशेष रूप से, उससे सबसे ज़्यादा गरीबी उन्मूलन हुआ है भारतवर्ष में। सो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से गांव-गांव संपर्क में आ गए, और टेलीकॉम के माध्यम से व्यक्ति संपर्क में आ गए। ये दो विशेष उल्लेखनीय हैं। और अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर अधोसंरचना की बात करें तो नॉर्मली तीन चीज़ें हम बात करते हैं। एक तो जैसे आपने कहा यातायात, जिसमें गति शक्ति की बात हुई। दूसरा है ऊर्जा, एनर्जी, और तीसरा है शहर। और शहरों में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके 25 साल से ज़्यादा कोई भी दर्शक होंगे तो जिस शहर में वो स्कूल में गए होंगे, आज का शहर उससे दुगने साइज का है, और आज से 20 साल बाद आज से दुगना हो जाएगा। तो शहर और शहरीकरण अगले 20-25 साल में हमारी सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी संभावना होगी। अगले 25 साल में हमको क्या करना है, तो पिछले 10 सालों में जो किया है उसको और अच्छे से करना है। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। जब राजधानी एक्सप्रेस भारत में सबसे पहले चलाने की बात हुई 1967-68 में, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने कहा कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ सेकंड क्लास कोच चाहिए, यहाँ एयर कंडीशनड कोच नहीं चाहिए। बहुत शुक्र है कि उनको हटाया गया और राजधानी एक्सप्रेस आई थिंक 1972 में चालू की गई। आज के दिन जो रेलवे में हम परिवर्तन कर रहे हैं, उसका लाभ हमको अगले 10 साल में मिलेगा। जो आपकी रिपोर्ट ने कहा हम 4 लेन से एक्सप्रेसवे में जा रहे हैं, इसका लाभ हमको 5 साल में मिलेगा। उदाहरण के लिए एक और मुंबई की बात करता हूँ जी। मुंबई में जो 5 बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, आज हम 2022 में हैं, 2027 में मुंबई बिल्कुल एक अलग शहर दिखेगा, एक महानगर जहाँ गति और शक्ति दोनों है। धन्यवाद। एब्सोल्युटली। शाले, अब मैं चलना चाहूंगा सुनील कुमार सर के पास। माहेश्वरी सर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 1950 खास तौर से 40 इमीडिएटली 47 के बाद तो नहीं, लेकिन 1950 के बाद जो गवर्नमेंट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट रहा है, उसमें जैसा बहुत इंपॉर्टेंट बात पाठक सर ने अभी कही कि 95-96 तक स्थितियां बहुत अच्छी नहीं थी इंफ्रास्ट्रक्चर की। क्या उस समय देशकाल परिस्थितियां अलग थी, हम उस समय सोच नहीं पाए, या देश की प्रायोरिटी कुछ और थी? और अगर उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाता तो सूरत हाल क्या कुछ जुदा होता? और उस समय की मजबूरियां क्या थी सर कि हम लेट 90s में जागते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए? देखिए, इस छोटे से प्रश्न का काफी लंबा आंसर हो जाएगा, उत्तर होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बताऊं कि जब 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो सबसे पहले पूंजी निवेश की जरूरत थी, जिससे कि
लोगों का एम्प्लॉयमेंट हो, लोगों के पास जॉब्स हों, तो उसकी वजह से इंडस्ट्रियलाइजेशन और उस टाइप के इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ। और उस समय पावर प्लांट्स, क्योंकि पावर की ज़रूरत थी, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इनमें भी काफ़ी निवेश हुआ, तो वो सब गवर्नमेंट की तरफ से हुआ। अब और वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसी तरह हमारे लेट्स से 1990 तक या 95 तक चल रहा था। 95 के बाद में एक मतलब ये गोल्डन क्वाड्रिलैटरल और ये जो पीएमजीएसवाई, स्वर्णिम चतुर्भुज, जी सर, वो सब, हाँ, तो वो सब चालू हुआ और उसकी वजह से आज जो आपको बढ़त दिख रही है लोगों के, जो हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या जीडीपी की ग्रोथ दिख रही है, उसका कारण ये है कि जो लास्ट 25 साल में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर डेवलपमेंट किया है, उसका हमको वो दिख रहा है। जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिख रही है वो उसकी वजह से दिख रही है। काम यहाँ खत्म नहीं होगा, काफी आगे और भी काम करने हैं। और अब जो गवर्नमेंट ने एक चालू किया है एसेट मोनेटाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट्स जो बोलते हैं, ये इन सब से मेरे ख्याल में एक नया तरीका निकला है कि पूंजी निवेश किया जा सकेगा। एब्सोल्युटली पाठक सर, लेकिन जिस निवेश की हमें अपेक्षा है, अगर हम $5 ट्रिलियन का इमीडिएट जो हमारा है, अब वैसे तो $30 ट्रिलियन की इकॉनमी बनने का हमारे दूरगामी जो लक्ष्य हैं वो हैं, लेकिन अगर हम अपना जो इमीडिएट जो हमने लक्ष्य तय किए हैं $5 ट्रिलियन का, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड चाहिए, क्या वो फंड पहला मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए सरकार के पास है? दूसरा, अगर सरकार के पास है तो क्या उस अनुपात में वो खर्च हो रहा है? सही सवाल है, ये जो बहुत अच्छा प्रश्न है। सुनीत सर, मेरा पाठक सर से ये सवाल था, मैं सुनीत सर के पास आऊंगा इसके बाद। कोई बात नहीं, हम दोनों मित्र हैं। हाँ जी, हाँ जी, यस सर, यस, हम दोनों बहुत अरसे से मित्र हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी अधोसंरचना जब पैसे होंगे तब बनेगी, है ना। तो जब शुरुआत में 1950 में हम संतुष्ट थे कि भाखड़ा नांगल पे हमने डैम बना लिया, आज हम ये कह रहे हैं कि बिहार में और ब्रह्मपुत्र में, आसाम में हम जहां जहां पुलों की जरूरत होगी हम बनाएंगे। पहले क्यों नहीं बना? क्योंकि पैसे नहीं थे। ठीक है, तो एक तो हो गई पैसों की बात, दूसरी हो गई कि कितने जल्दी आप उसको स्पीड और स्केल में बना सकते हैं, तीव्र गति है या नहीं, व्यापक पैमाना है या नहीं। और पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि स्पीड और स्केल में काम हो सकता है। उदाहरण के लिए, ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर रेलवे का बन रहा था वो 2005 से बन रहा था, अब अगले 1 साल में पूरा हो जाएगा। हाई स्पीड रेल जो 4 साल से बन रही थी, अब अगले 2 साल में पूरी हो जाएगी। मैंने मुंबई के कुछ प्रोजेक्ट्स का उदाहरण दिया। ये चीजें 20 साल पहले भी हम सोच नहीं सकते थे। तो एक तो हो गई पैसों की बात, दूसरी हो गई क्षमता की बात। आज के दिन L&T ने जो काम हाई स्पीड रेल में किया है, और इतनी मतलब छोटी छोटी कंपनियां अब बड़ी बड़ी हो गई हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में। पहले गिनती के 4-5 कंपनियां थी, आज के दिन हमारे 50-100 कंपनियां हैं। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो भारत सरकार पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाती। अधिकांश इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनेगा शहरों में और राज्य सरकारों में, और उनकी क्षमता का विकास करने के लिए, चाहे कोई भी हो, भारत सरकार हो, इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी हो, अगले 25 सालों में आप देखेंगे कि जो आज की हमारी क्षमता है, इससे 10 गुनी क्षमता हो जाएगी 2047 तक इंफ्रास्ट्रक्चर को डिलीवर करने की। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली सर। बना लिया। मैं सर, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली आपने। मैं सुनीत सर से भी ये पूछना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि हर काम केंद्र सरकार करेगी, केंद्र में कोई भी सरकार रही हो, वो हर काम उसके बलबूते नहीं है। एक ड्राइव जरूर किया जा सकता है, लेकिन अंततोगत्वा जो आपके मोहल्ले की सड़कें बननी हैं, जो आपके स्टेट हाईवेज बनने हैं, जो आपके डेवलपमेंट वर्क जो इतने इंपॉर्टेंट हैं, जो स्टेट के डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं, उसमें तो स्टेट का ज्यादा दखलंदाजी है। लेकिन आरबीआई की एक रिपोर्ट रिसेंटली आई थी सर, बड़ी चर्चा में भी रही, हम लोगों ने अलग अलग पहलुओं पर चर्चा की सुनीत सर। उसमें यही सामने आया कि 10 जो सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए जीडीपी डेट रेशियो अगर आप देखें
तो जिनका सबसे ज्यादा कर्ज में डूबे हुए हैं, उनका सबसे बड़ा फॉल्ट जो नजर आ रहा है वो ये कि वो अपने रेवेन्यू को सही दिशा में खर्च नहीं कर रहे हैं। और सही दिशा में खर्च करने का मतलब यही है कि क्या आप इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने रेवेन्यूज को इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं करेंगे, वापस स्टेट के पास पैसा नहीं आएगा। और स्टेट के पास पैसा कमाने का जरिया बहुत सीमित है। केंद्र सरकार तो टैक्स भी ले सकती है, नोट भी छाप सकती है अगर कोई प्रॉब्लम आया। स्टेट के पास तो यही है, उसको साइकिल बनानी पड़ती है। ये स्टेट में ये इस विजन की कमी क्यों दिखती है? हम इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं केंद्र सरकार के स्तर पर कुछ और नीतियां, कुछ और विजन होते हैं, स्टेट के लेवल पर हम देखते हैं कि वहां तक आते आते स्थितियां बड़ी दम तोड़ देती हैं। ऐसा क्यों? इतनी बड़ी खाई क्यों है सर? सर ये तो डेमोक्रेसी है। अब आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि हर स्टेट्स में ये पोजीशन है। 4-5 स्टेट्स की शायद इस तरह की हालत है, बाकी स्टेट्स जो हैं वो ठीक हैं और वही सही तरह से पैसे का इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी जोर लगा रहे हैं। तो आज से मे बी 5 या 10 साल में जो स्टेट्स इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका बजट या फिस्कल बैलेंस अच्छा है, आप देखेंगे कि वो काफ़ी आगे निकल जाएंगे और वोटर के ऊपर, वोटर का प्रेशर पॉलिटिकल सिस्टम पे आएगा कि उनको चेंज करें। अब उनकी जो सरकारें हैं जो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और ये सब देने में अपना पैसा उड़ा रही हैं, वो शायद ना उड़ाएं। ऐसी मेरी इच्छा है, आकांक्षा है कि यही होगा। ये एग्जैक्टली में हर जगह वीकनेस नहीं है, स्टेट्स कई जगह काम भी कर रहे हैं। सुनीत सर, लेकिन आरबीआई की इस रिपोर्ट ने एग्जैक्टली यही कहा कि आप जो एक्सपेंडिचर अपना दे रहे हैं, आप सब्सिडीज में दे रहे हैं, आप फ्रीबीज में दे रहे हैं, आप वो साइकिल नहीं बना पा रहे हैं। और यही उनकी चिंता भी थी। मैं पाठक सर से जरूर इस पर टेक लेना चाहूंगा। पाठक सर, आपको तस्वीर क्या हो सकता है कि मैं कुछ ज्यादा क्रिटिकल हो रहा हूं आरबीआई की रिपोर्ट के बाद, एब्सोल्युटली, लेकिन क्या आपको तस्वीर यही नजर आती है कि स्टेट भी कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए? अभी हाल में धर्मशाला में मुख्य सचिवों की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एक प्रेजेंटेशन भी हुआ था आरबीआई की रिपोर्ट के पहले कि कुछ ऐसे राज्य हैं जहां वित्तीय प्रबंधन उतना अच्छा नहीं है। लेकिन मैं कुछ राज्यों की सक्सेस स्टोरी भी आपको देता चाहता हूं, सफलता की कहानी। आज के दिन हमने नितिन गडकरी जी की बात की, एक्सप्रेसवेज की। उत्तर प्रदेश देश का अग्रणी राज्य है, भारत सरकार से ज्यादा तो उत्तर प्रदेश ने एक्सप्रेसवे बनाए हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर का दम क्या है, उसकी शक्ति क्या है, आप देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गई है लखनऊ से बलिया तक। अब वो सड़क बनने से बलिया का किसान और रास्ते के सारे किसान, उनके लिए मार्केट खुल गया है। अब बल्कि दिल्ली से बलिया हम कितने, छोटा सा उदाहरण और, मैं 1990 में अपनी कार मारुति 800, उस समय बड़ी कार होती थी, तो वो चला के बंबई से दिल्ली आया, मुझे 3.5 दिन लगे। आज से 6 महीने बाद वही दूरी मैं 14 घंटे में पूरी कर लूंगा। तो इसी का नाम है गति और शक्ति। लेकिन कुछ राज्य ज्यादा गति और ज्यादा शक्ति दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये आपने बहुत, जो 2 तस्वीरें हैं, मैं इसी तस्वीर में मैं क्या वो दूरियां इन 2 तस्वीरों की कम हुई है? एक जमाने में हम देखते थे, और हम सबको मानना पड़ेगा कि साउथ इंडियन स्टेट्स ने जितना काम इंफ्रास्ट्रक्चर में बनस्पत नॉर्थ इंडियन स्टेट के किया है, ज्यादा तेजी से वहां पर विकास हुआ, हाईवेज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ। अभी भी हम देख रहे हैं, आप यूपी की बात कर रहे हैं, आप बगल में बिहार चले जाइए, वहां पर इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर शायद या रुझान नहीं है, प्रायोरिटी नहीं है, या हो सकता है ऑब्जर्वेशन ही हो सिर्फ जानकारों का, अंदर वाकई में कुछ काम चल रहे हो। इसी तरह से आप दूसरे ले लीजिए, और कुछ तो ज्योग्राफिकल भी प्रॉब्लम्स हैं। आप मसलन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ले लीजिए, आप कितना भी, आप स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, जिस समय भुवन चंद खंडूड़ी जो है वो वहां मिनिस्टर थे केंद्रीय अटल बिहारी सरकार में, उस वक्त की योजना है सर। और तब से खंडूड़ी साहब चाह रहे थे कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत जो है सड़कों का चौड़ीकरण वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, और उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस भी हैं, कुछ नीति के स्तर पर भी प्रॉब्लम है। तो ये बतौर 75 साल का भारत, सुनीत सर, आप क्या देखते हैं आगे? क्या ये चुनौती बनी रहेंगी या इनसे पार पाने में हमने दक्षता हासिल की है? किसके लिए है? सुनीत सर, आपके लिए मेरा सवाल था। अच्छा, ओके। सो मेरे ख्याल में अब जैसे
आप देखिए भारत सरकार का जीएसटी ग्रोथ है और जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये सब यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपेंडिचर जब इन्वेस्टमेंट हुआ है और बढ़ा है, उससे भी हुआ है। इसी तरह आप जैसे शैलेश जी बोल रहे थे कि यूपी में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स बन रही हैं, झेवर एयरपोर्ट आ रहा है। उससे देखिए आप यूपी का जो बजट है, उसके रेवेन्यूज़ हैं, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जब आप यातायात और इकोनॉमी को फास्ट करते हैं इन सब चीज़ों से, तो वेलोसिटी ऑफ मनी जो बोलते हैं, मनी का जो चक्कर है वो जल्दी हो जाता है, और जल्दी हो जाने के बाद गवर्नमेंट का रेवेन्यूज भी बढ़ता है, बिकॉज वो हर चक्कर में थोड़ा सा रेवेन्यू कमाते हैं। तो मेरा है कि कई राज्य सरकारें जो शायद इतना एफर्ट नहीं लगा रही हैं, वो ये बहुत जल्द ही समझ जाएंगी जब वो देखेंगे उत्तर प्रदेश का रेवेन्यूज बढ़ रहा है या और कोई राज्य इस तरह जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो वो खुद अपने आप को बदलाव में के रुख में लाएंगे। तो ऐसी मेरी आकांक्षा है और मैं समझता हूँ ये होगा। जब लोग आजकल दूसरे शहरों में क्या विस्तार हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, ये आजकल हम लोग को बहुत जल्दी मालूम पड़ जाता है। बिल्कुल सर। तो फिर वोटर जब डिमांड करेगा पॉलिटिशियन से, तब चेंज अपने आप आएगा और उनको चेंज करना ही पड़ेगा। एब्सोल्युटली। हालांकि हमारी ये पूरी बहस संभवतः सड़कों के जाल पर ज्यादा केंद्रित रहेगी, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। लेकिन उसके अलावा भी एयरपोर्ट्स हैं, आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है, रोड्स पे तो हम बात कर ही रहे हैं, पोर्ट्स हैं। इन सारी चीजों में पाठक सर, अब आपको अगले 25 साल में अगर आना है तो कुछ सिंबल्स आपको तैयार करने पड़ेंगे, जिसको कहा जाता है कि ग्रोथ के नए ड्राइवर्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही ग्रोथ का ड्राइवर रहा है, लेकिन उसके अंदर भी आपको कुछ सब सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, सिंबल के रूप में क्या हम सिर्फ बुलेट ट्रेन तक जब पहुंच जाएंगे, उसका इंतजार बड़ी शिद्दत से किया जा रहा है, जब बुलेट ट्रेन तक पहुंच जाएंगे, जब हमारे एयरपोर्ट्स और ज्यादा पावर्ड होंगे कनेक्टिविटी से, हमें इन तस्वीरों को या इन्हीं मुकामों का इंतजार करना है सर, या आप देखते हैं कि 25 सालों में अभी और कुछ नई चीजें तराशी जानी बाकी हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है दीपक जी। मैं तो एक्चुअली बिहार से शुरू करूंगा। बिहार में क्या परिवर्तन आए हैं पिछले कुछ सालों में। पहले आप रात में पटना से बनारस जाते तो बिहार में गहन अंधकार होता था, कहीं बिजली नहीं होती थी। अभी गांव-गांव में आपको लट्टू दिखेंगे। दूसरा, आज के दिन पिछले 3 सालों में बिहार के हर ग्रामीण घर में एक नल है, ड्रिंकिंग वाटर का टैप है। और तीसरा, जो सड़कें पहले होती थी उससे कहीं अच्छी हैं। एक्सप्रेसवेज अभी बिहार में नहीं आए हैं, लेकिन सड़कें थोड़ी सुधर गई हैं। अगले 25 साल में क्या करना है, उससे पहले हम ये सोचें कि अगले 10 साल में क्या करना है। और हम सबसे पहले यातायात, विशेष रूप से क्या है यातायात, पॉइंट ए से पॉइंट बी, या तो आदमी हो या कोई माल हो, जितनी जल्दी और जितने किफायत से, जितने कम कीमत में हम पहुंचा सकें। तो क्या ये हम कर सकते हैं? क्या हमारी गति बढ़ रही है? अगर आपको आज के दिन नासिक से लेके मैसूर तक जाना है तो 55 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से कार जाती है। ट्रक क्यों नहीं जाता है? ट्रक को क्यों 2 दिन लगते हैं? उन कारणों को अगर हम दूर कर सकते हैं, और ये सारा सड़क से संबंधित नहीं है, वो रास्ते में चौकी होगी, कोई रोक लेगा, कहीं चेकिंग होगी। बिल्कुल। आज के दिन जीएसटी के कारण हमारा बहुत फायदा है कि इंटर स्टेट बॉर्डर में सीमलेस ट्रांसपोर्ट है। तो गति हम कैसे बढ़ा सकते हैं? दूसरी बात कि जो हमारे एसेट्स हैं ऑलरेडी, उनकी हम अच्छी तरह से परिचालन कैसे, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। Absolutely. और इसके लिए भारत सरकार ने जो एसेट मोनेटाइजेशन तैयार की है वो बहुत अच्छी है। और अंत में जो कंस्ट्रक्शन होना है, जिसका निर्माण होना है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का, उसमें हम किस तरह से जल्दी से, तेजी से काम कर सकते हैं, ये 3 चीजें मैं बोलूंगा। और मुझे लगता है कि एक और उपलब्धि रही है, और वो उपलब्धि
सरकारों के, चाहे कोई भी सरकार रही हो, धीरे धीरे ये तब्दीलियां आई हैं, परिवर्तन आया है और आम आदमी की सोच में भी परिवर्तन आया है और जो काम से जुड़े हुए दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए, उनकी कार्यशैली में भी ये परिवर्तन आया है कि आज इस पूरी बहस में हमने कम से कम कहीं भ्रष्टाचार का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वो प्रायोरिटी लिस्ट में थोड़ा कहीं नीचे आया है। सो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है और इसी तरह से स्मूथ सफर अगर आगे चलता रहा तो 25 साल का जो आने वाला अमृतकाल जिसे गवर्नमेंट ने कहा है, उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर में और ज्यादा डेवलपमेंट देखेंगे। बहुत ज्यादा ग्रोथ का इंजन है, रोजगार देता है, किसी भी देश को दुनिया से अलग रखने का मादा रखता है। इसी उम्मीद के साथ कि अगले 25 साल स्वर्णिम काल और गोल्डन एरा से भरे हुए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक सर, सुनीत सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।